कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने में लग जाते हैं। ये पंक्तियां हैं मार्क जुकरबर्ग जी की। तो हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करना है और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हेलो, वेलकम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 नवंबर का करेंट अफेयर और मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 16 नवंबर के करंट अफेयर में आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रतिवर्ष झारखंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर याद रखिए। कल हमने डिस्कस किया था कि 15 नवंबर को कौन सा डे रहता है, जनजातीय गौरव दिवस रहता है। 15 नवंबर का ही वो दिन है जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर सन 2000। 28वां राज्य झारखंड बना था और किससे होकर अलग बना था, तो बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड का जो दूसरा नाम है, मतलब झारखंड को वन भूमि भी कहा जाता है या इसे आदिवासियों की गृह भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के सीएम है, इनको याद रखना है आपको। और झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में बना था, 28वां राज्य था। और यहाँ के जो कल का दिन जिनकी याद में मनाया जाता है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी कौन थे, तो इन्हें आदिवासियों का जननायक या मसीहा कहा जाता है, धरती बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। मुंडा विद्रोह आपने हिस्ट्री में अवश्य पढ़ा होगा। और बिरसा मुंडा जी के नाम पर राउरकेला हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, उड़ीसा में। तो ये भी आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ में ये पूछा जा सकता है। ओके। फिर झारखंड क्यों चर्चा में रहता है, क्या क्या झारखंड में हुआ है, तो जैसे जो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आयुष्मान भारत योजना, तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को कहाँ से हुई थी, झारखंड से हुई थी, रांची जो झारखंड की राजधानी है। तो याद रखिएगा आप कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची से हुई थी। जो बेतला बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो भी झारखंड में है और पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस 5 ईयर प्लान के द्वारा हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, ये भी झारखंड में स्थित है। तो ये आज की पहली न्यूज़ थी। दूसरा जो मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी आपको पता होगा कि कोप 17 का आयोजन चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, मिस्र में चल रहा है। तो ये हम डेली डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूएनडीपी के सहयोग से, यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, मतलब दोनों ने, पर्यावरण वन मंत्रालय ने और यूएनडीपी ने दोनों मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है इन अवर लाइफ टाइम प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो जहाँ पर कोप 17 हो रहा है, मिस्र। याद रखिएगा, मिस्र काहिरा में इसकी शुरुआत हुई है। अब हमें कोप की हिस्ट्री पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोप। कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है ये कोप होता है, जिसमें सम्मेलन होता है। तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, कोप 1 हुआ था, वो हुआ था 1995 में। कहाँ पर हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कोप 26 कब हुआ था, जो लास्ट ईयर हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, लाइफ। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोप 27 कहाँ पर हो रहा है, मिस्र में हो रहा है। और कोप 21 जिसे पेरिस कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ये बहुत चर्चा में रहा था, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो कोप 21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो ये कोप से रिलेटेड प्रोग्राम थे। याद रखिएगा इस पहल का क्या नाम है, इन अवर लाइफ टाइम जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, मिस्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। 14 नवंबर को, कल हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि 14 नवंबर के दिन क्या हुए थे, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और जो भी एथलेटिक्स के पुरस्कार दिए जाते हैं खेलों से संबंधित, वो सभी दिए गए थे। तो 14 नवंबर को जो एथलेटिक्स ओलंपिक संघ है, एथलेटिक ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के 10 सदस्य चुने गए हैं। मीन्स ये एथलेटिक
ओलंपिक संघ का एक एथलीट आयोग है जिसमें जो 10 खिलाड़ी हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं, इनको एज अ मेंबर चुना गया है। तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक पार्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और ये बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। तो इनको हम पढ़ते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन से संबंधित हैं, और ये जो 10 खिलाड़ी हैं यही वो खिलाड़ी हैं जो इसमें एज अ मेंबर चुने गए हैं। सबसे पहला नाम है मैरी कॉम, जो 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और सर्वाधिक बार। तो एमसी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। फिर मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था वेट लिफ्टिंग में। फिर गगन नारंग क्या है? इनका संबंध शूटिंग से रिलेटेड है। शरत कमल, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि शरत कमल जो है उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, जो केवल एकमात्र खिलाड़ी हैं 2022 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस की बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। फिर रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से रिलेटेड है, इनका नाम आप डेफिनेटली जानते होंगे। फिर सरदार सिंह जो है ये हॉकी टीम के जो कोच थे, हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो भी सरदार सिंह थे, तो सरदार सिंह का संबंध हॉकी से है। और भवानी देवी तलवारबाजी खेलती हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। फिर एक और टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न जो पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले कितने खिलाड़ी थे? तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 मीन्स टोक्यो ओलंपिक में टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते थे। तो 1 2 का 4 से हमें याद रहेंगे कि 1 जो है वो गोल्ड है, जो 2 मेडल हैं वो हमें सिल्वर में मिले थे, और जो 4 मेडल हैं वो ब्रॉन्ज मिले थे। तो अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे यदि आपको 1 2 का 4 याद है कि कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने कांस्य थे। तो जो गोल्ड मेडल मिला था उस सभी को पता है कि गोल्ड मेडल किसको मिला था। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप सर्च करके बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता था। जो 2 सिल्वर मेडल जीते थे वो जीते थे रवि दाहिया कुश्ती से रिलेटेड है, और दूसरा नाम है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में मेजबानी करने वाला है? देखिए, अब ये क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड है। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप है, क्या ऐसा कोई T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए भी होने जा रहा है? तो हाँ, पहली बार हो रहा है, इसलिए जब भी कोई चीज़ पहली बार होगी तो वो पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है वो महिलाओं का पहली बार होने वाला है साउथ अफ्रीका में, और कब होगा? 2023 में होगा। और जो पुरुषों का होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? 2024 में श्रीलंका में होने वाला है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 2023 में जो वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो हमारे प्यारे भारत में होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में स्थित है, यूएई में, और इसके जो हेड बने हैं फिर से रीइलेक्ट हुए हैं ग्रेग बर्कली। तो इनका नाम आपको याद रखना है, और इनका संबंध कहाँ से है? अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर T20 एशिया कप तो सबको पता है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। क्या मतलब है? कि श्रीलंका जीता और पाकिस्तान इसमें हार गया था। तो याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक 18 दिन के लिए क्या होना है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने अगर इतना महाभारत के बारे में पढ़ा है कि जो कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन का युद्ध चला था कौरव और पांडवों के बीच में, वो कहाँ पर हुआ था? वो तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑब्वियस है कि हरियाणा में ही किया जाएगा। और ये 18 दिन का है, क्योंकि जो युद्ध हुआ था वो भी 18 दिन का हुआ था। तो आपको याद रखना है, आपसे डेट भी पूछा जा सकता है कि 19 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता महोत्सव है, इसलिए इसका उद्घाटन किसने किया है? जो भारत की महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब देखिए, पहले जब गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी तो इस महोत्सव का नाम केवल गीता महोत्सव था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं जुड़ा था। लेकिन 2016 से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये थोड़ा ये भी आप याद रखिएगा। फिर विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ पर बनने वाला है? तो राखीगढ़ी में बनने वाला है। तो आपको एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जैसे आप याद करिए कि धोलावीरा क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि धोलावीरा को यूनेस्को हेरिटेज में जो 40वें नंबर की जो सभ्यता 40वें नंबर का जो स्थल है वो कौन सा घोषित हुआ था? धोलावीरा घोषित हुआ था। तो धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये जो स्थल चर्चा में रहते हैं उसको आपको अलग से 3 मार्कर में तैयार करना है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम का जो चौथावा संस्करण था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। ये भी हम डेली डिस्कस करते हैं। तो और जो 5वां संस्करण होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहाँ होने वाला है? तो उसका आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर किस भारतीय मूल के खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी नहीं है ये, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, एक अमरस हैं। इनका नाम है अमरस हैं। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको ये अवार्ड मिला? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं और इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा संगठन है जो भी आपदाग्रस्त लोग रहते हैं या जो अत्यधिक गरीब हैं या जिनको मदद की आवश्यकता है, उनके लिए ये संगठन काम करता है। तो इनके इस योगदान के लिए, इनकी इस सकारात्मकता के लिए इनको अवार्ड से नवाजा गया। जो अवार्ड का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। और इनको स्थानीय नायक की भी उपाधि मिली है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको स्थानीय नायक की उपाधि दी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जितने भी सिख लोग हैं, जितने भी पगड़ीधारी लोग हैं, उन्होंने उनका एक संगठन बनाया है जो कि जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही नेक दिल काम था, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। फिर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। फिर ग्रेट विक्टोरियन जो डिज़र्ट है, मरुस्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो ग्रेट वेरियर लीफ, आपने ऑस्ट्रेलिया का कुछ मैप देखा होगा, तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो यहाँ पर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, कोरल रीफ जो होती है वो, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। महान प्रवाल भित्ति इसी को कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन घास के मैदानों को कहा जाता है डाउन्स। याद रखिएगा, उनको क्या कहा जाता है? डाउन्स। ऐसे याद कर लीजिए आप कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो अपोजिट वाली टीम है उसको डाउन कर देंगे। तो डाउन्स क्या है? वहाँ के घास के मैदान हैं। ओके। फिर 2 बहुत ही फेमस खदानें हैं वहाँ पर, माइंस हैं। कौन कौन सी? कालगुरली और कालगार्डी। कालगुरली और कालगार्डी जो है ये यहाँ पर गोल्ड की माइंस हैं जो बहुत ही अधिक फेमस हैं। ओके। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कहाँ पर होने वाले हैं? तो कॉमनवेल्थ 2026 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि 15 से 16 नवंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बाली में G20 सम्मेलन हो रहा है जहां पर बहुत सारे देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो गए हैं, जो G20 के सदस्य हैं। तो G20 की स्थापना कब की गई? तो 1999 में G20 की स्थापना की गई। फिर G20 कैसा संगठन है? तो G20 में 19 देश है और एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो याद रखिएगा
कि G20 में कितने टोटल जो सदस्य देश हैं वो 20 हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब G20 क्यों महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा इसको आप समझ लीजिए कि जो दुनिया की 60% आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है, तो उसका जो 60% आबादी है वो G20 के इन 20 देशों में आती है। और अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो लगभग 80 to 85% जो है वो जो जीडीपी है वो क्या है, यहीं पर G20 के देशों से आती है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जो पूरी दुनिया के जितने देश हैं, लगभग 200 देश हैं, तो जो ये 20 देश हैं इनमें 80% जो आर्थिक वृद्धि है वो इन्हीं विकासशील और विकसित देशों से हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी 120 देशों का क्या अस्तित्व है। इसीलिए ये जो G20 सम्मेलन है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है कि 2023 में भारत G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन करने वाला है, भारत करने वाला है। अब ये G20 का जो मुख्यालय है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो G20 का मुख्यालय किसी भी देश में स्थित नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल इसके अलग अलग जो देश हैं उनको सदस्यता मिलती है। तो जैसे 2022 में इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने की है, तो इंडोनेशिया के बाद 2023 में इसकी मेज़बानी इंडिया करने वाला है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, फिर जो अन्य मुख्य सम्मेलन हुए हैं कहाँ कहाँ पर हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो G7 जो है, जो पहले G8 था, फिर रशिया इसमें से बाहर हो गया, तो G7 2022 में इस कहाँ पर सम्मेलन हुआ, इसका सम्मेलन हुआ जर्मनी में। फिर SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO 2022 में उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, यहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया। फिर क्वेड क्या है, तो क्वेड जो है 2022 में इसमें जो 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और चौथा देश कौन सा है आपको बताना है। वैसे तो आपको समझ ही गया होगा कि जो क्वेड है, क्वेड की 2022 में अध्यक्षता कर रहा है टोक्यो, जापान। और बिम्स्टेक 2022 में इसकी अध्यक्षता की है कोलंबो में। तो याद रखिएगा, आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नताशा पारिक। जो नताशा पारिक हैं, ये पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है, तो ये जो स्लोवेनिया नाम का देश है इसकी राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला है ये, पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति के पद पर बनी है। इनका नाम है नताशा पारिक। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें स्लोवेनिया से क्या लेना देना है, तो देखिए जब भी कोई महिला या किसी भी देश में कोई प्रधानमंत्री पहली महिला बनती है तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपने अगर MPPSC का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि हंगरी की एक पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी थी, कैटलीन नोवेक। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको जब भी कोई पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी प्रमुख पद पर पहुंचती हैं तो उनके नाम डेफिनेटली याद करना है। फिर स्लोवानिया जो देश है वो कैसे बना था, तो एक देश है, यदि आपने इसका नाम सुना होगा, यूगोस्लावाकिया। तो यूगोस्लावाकिया से अलग होकर 1991 में ये देश बना था स्लोवानिया। ओके, फिर कुछ और महिला राष्ट्रपति जो प्रमुख रही हैं या महिलाएं जो अन्य क्षेत्र में प्रमुख है, जैसे हंगरी की महिला राष्ट्रपति कौन है, कैटलीन नोवेक। अब ये कैसे हमें याद रहेगा, तो आपने देखा होगा कैटरीना कैफ को। तो कैटरीना कैफ और जो हीरोइंस रहती हैं वो फिटनेस के लिए क्या रहती हैं, डाइट करती है, डाइट प्लान करती हैं। तो वो कैसी रहती हैं, हंगरी रहती हैं, भूखी रहती हैं। ऐसा कुछ याद कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि हंगरी की राष्ट्रपति कौन है, कैटलीना है। आप बस कैटलीना याद कर लीजिए बस। फिर रुचिरा कंबोज वो कौन है, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थायी प्रतिनिधि बनी है रुचिरा कंबोज। फिर न्यूजीलैंड की PM कौन है, तो ये भी एक महिला है, इनका नाम है जेसिका अर्डन। न्यूजीलैंड की PM है और ये अपने जो कार्य के लिए काफ़ी फेमस भी हैं। कमला हैरिस, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये USA की कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। पहली महिला जो USA की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इसीलिए ये याद रखना है, कमला हैरिस। फिर नागोजी ओंकाला इबेला बहुत अधिक चर्चा में रहती हैं, WTO की हेड बनी है ये। तो इनको याद रखिएगा कि नागोजी ओंकाला इबेला कौन है, WTO की हेड हैं।
ओके, तो ये जो देश है, इनकी जो प्रमुख है महिलाएं, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर $1 ट्रिलियन खोने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो ये कंपनी है अमेजन कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है। पहले यूएसए में क्या चल रहा है, अभी मंदी का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों को घाटा हुआ है, लेकिन जो अमेजोन कंपनी है उसको सबसे अधिक घाटा हुआ है। तो याद रखिएगा कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैप ये खोने वाली कंपनी बनी है। फिर अल्फ़ाबेट का नाम सुना होगा, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसका नाम क्या है? अल्फ़ाबेट कंपनी है। ये सारी कंपनी यूएसए की कंपनी है। फेसबुक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? चेंज करके मेटा हो गया है। तो ये भी चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। और इसके अभी हेड कौन है जो, वो है सुंदर पिचोई, और इनको पद्म भूषण मिला था लास्ट ईयर, तो इनका नाम याद रखिएगा। फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं वो कौन है? सत्य नडेला। सत्य नडेला जी को भी क्या मिला था? पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था। फिर यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, बहुत अधिक चर्चा में था, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिन कंपनियों का जो 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 राशि है टोटल, वो कितनी हो जाती है? $1 बिलियन हो जाती है, तो उनको यूनिकॉर्न का जो है वो क्या मिल जाता है? स्टेटस मिल जाता है। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो क्या है? फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। फिर भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो वो हुआ है उत्तराखंड में होने वाला है। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो याद रखिएगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला है, और 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। इसको याद रखना है। फिर जो आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपने पुराने वीडियोस भी देखे हैं, तो मैं आपको बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपने इसके पहले वाला करंट अफेयर सुना है, तो आपको कहीं से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डेफिनेटली इसका आंसर इजीली दे देंगे। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा में रहा था, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ओके, थैंक यू। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ हमारे फ़ायदे का है, इससे हमें कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।